आपका 18 नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं कमोडिटी नाउ और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और अगले आधे घंटे हमारा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट में। इस वक्त वहां पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से कमोडिटी मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, काफी सारे दर्शकों की क्वेरी भी हमें लगातार मिल रही है, तो कोशिश हमारी यही होगी कि इस शो में भी उन क्वेरीज को शामिल करने की। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे जो कि आपको हर एक सेगमेंट पर रणनीति भी सुझाते हुए जाएंगे। और कुछ बड़े वॉइसेस भी हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी स्पेस के, जो कि हमसे उनका व्यू भी शेयर करेंगे। इस उतार चढ़ाव भरे माहौल में क्या करना चाहिए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। हम एक्सपर्ट्स को शामिल करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन इस वक्त सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप 10 खबरों पर। कमोडिटी मार्केट से जुड़ी क्या बजिंग डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, इस पर हम पहले शुरुआत कर लेते हैं। कमोडिटी मार्केट की बड़ी खबरों में अगर हम नजर डालें तो इस वक्त सोना कल की मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से वहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। MCX पर भाव देखें तो 51,600 रुपए के पास है और कॉमेक्स पर सोना $1930 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो सोने में आज वापस से तेजी देखने को मिल रही है और ऐसा कुछ चांदी में भी देखने को मिल रहा है। कल हल्की नरमी आई थी, लेकिन अब 68,000 के पार निकल चुकी है चांदी। 400 रुपए की मजबूती के साथ यहाँ पर भी अच्छा कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। कॉमेक्स पर चांदी 0.5% ऊपर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव इस वक्त हम देख रहे हैं मेटल स्पेस में देखने को मिल रहा है। क्रूड, रूस यूक्रेन तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है उसकी वजह से और भी तेजी दिख रही है, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे। और इस पर देखें तो ब्रेंट इंट्राडे में $118 के पार निकल चुका है। MCX पर क्रूड 8,600 रुपए के ऊपर निकल चुका है। तो रिकॉर्ड लेवल्स पर इस वक्त क्रूड पहुंच चुका है और इसका हम असर भी देख रहे हैं। मार्केट्स पर भी इसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक तेजी आई है और इस पर करना क्या चाहिए, इस पर चर्चा भी करेंगे हम आगे। कुछ एक्सपर्ट से हम आगे इस पर डिस्कशन भी करेंगे, लेकिन क्रूड में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेचुरल गैस पर नजर डालें तो रूस से सप्लाई बंद होने के डर के कारण यहां पर भी एक तेजी बनी हुई है। मेटल स्पेस में अगर बेस मेटल्स की बात करें तो वहां पर भी एक तेजी बरकरार है। हम देख रहे हैं कि कॉपर में मजबूती बनी हुई है, सप्लाई की दिक्कतें बढ़ने से एक सपोर्ट मिल रहा है। एल्यूमिनियम पहली बार 295 के पार निकल चुका है। निकेल में भी सप्लाई की दिक्कतें बढ़ने से एक सपोर्ट है, वहां पर भी 2050 रुपए के ऊपर इस वक्त निकेल भी निकल चुका है। और जिंक भी 3% ऊपर, तो कॉपर में भी 1.5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। तो इस स्पेस में भी एक तेजी लगातार हम देख रहे हैं बनी हुई है। अब आते हैं कुछ एग्री कमोडिटी पर। तो वहां पर अगर बात करें तो कॉटन में भी एक हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा तेजी दिख रही है। कम यील्ड और मजबूत मांग के चलते एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी पर नजर डालेंगे तो फसलों के नुकसान के बाद से यहाँ पर भी एक तेजी आई है और आज 2% का उछाल हल्दी में भी देखने को मिला है। जीरा पर आए तो आज फिर से खरीदारी लौटी है और वायदा में करीब 21,300 रुपए के करीब इस वक्त जीरा भी कारोबार कर रहा है। धनिया में मुनाफा वसूली के बाद आज फिर से तेजी दिख रही है। 11,000 के करीब इस वक्त यहाँ पे भी ट्रेड देखने को मिल रहा है। और ग्वार में हम बात करें तो एक यहाँ पर भी तेजी बनी हुई है और अच्छी तेजी के साथ आज यहाँ पर भी कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ टॉप कमोडिटीज में किस तरह का एक्शन है ये हमने आपको बताया, लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुगंधा सचदेव मौजूद हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग से, और इसके अलावा भाविक पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। इसके अलावा हमारे साथ कुछ ही देर में नवीन माथुर भी फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी आनंद राठी से। तो कच्चे तेल में इस वक्त जिस तरह का एक्शन दिख रहा है उसी पर हम वापस आते हैं और दोनों ही एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुगंधा, पहले तो आपसे स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया 18 नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। कच्चा तेल अब रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच चुका है, $118 के आसपास इस वक्त कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको और कितनी तेजी और कितनी रफ्तार अभी बाकी है यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच तो टेंशन अभी भी लगातार जो तनाव है वो बना हुआ और उसका असर हम देख ही रहे हैं, और कितना ऊपर जा सकता है। गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक ऑयल इज ऑन अ बॉयल और हम डिकेड हाई के आसपास प्राइसेस को ट्रेड करते हुए देखते हैं। ये जियोपॉलिटिकल टेंशन ही है, इसी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मोमेंटम अभी भी कंटिन्यूड रहेगा, बिकॉज अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो उसने जो 105 का लेवल था उसको कन्विंसिंगली ब्रेक किया है और ये टेंशन अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसके साथ साथ ओपेक प्लस ने भी यूक्रेन क्राइसिस को इग्नोर करते हुए सिर्फ 400,000 बैरल से अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कल डिसीजन ली है। सो ये फैक्टर भी काफी सपोर्टिव है ऑयल प्राइसेस के लिए। और अभी अगर हम पिछले महीने की भी बात करें इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑल्सो, वो अपने कोटा तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे,
तो सप्लाई काफी ज्यादा टाइट चल रही है। इसके साथ साथ यूएस में अगर हम इन्वेंट्रीज भी देखें, लास्ट वीक काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉडाउन देखने को मिला है। और काशिंग जो एक मेन डिलीवरी पॉइंट है यूएस में, वहां भी इन्वेंट्रीज आर एट द लोएस्ट लेवल सिंस 2018। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को भी ड्राइव कर रहे हैं ऑन द हायर ट्रेजेक्टरी। बट स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत है बिकॉज प्राइसेस काफी ज्यादा ओवरबॉट है। सो आई थिंक वॉलेटिलिटी कंटिन्यूड रहेगी आने वाले दिनों में भी, बट कॉशियस ट्रेड के लिए अभी भी बाइंग की जा सकती है at levels of around 8350 और स्टॉप्स रहेंगे स्ट्रिक्टली 8100। हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 8750 एंड देन फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 8950 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट यस, मेरी बहुत ज्यादा एडवाइस रहेगी ट्रेडर्स से, कॉशियस रहें, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी। अगर ये टेंशन कहीं भी डी एस्केलेट होती है, कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता है फ्रॉम द टॉक्स व्हिच हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड, तो उस केस में ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम है ये इरोड हो जाएगा and prices can witness a steep fall as well. So cautious रहे, futures में अगर ट्रेड करें तो strict stop losses के साथ ट्रेड करें, else one can also opt in for the options route. Options में बाइंग कर सकते हैं, वहाँ लिमिटेड रिस्क रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तेजी तो दिख रही है, लेकिन इस बीच वॉलेटिलिटी भी काफी दिख रही है, तो ट्रेडर्स को कॉशियस रहने की राय इस पर दी जा रही है। चलिए, इस बीच हमारे साथ फोन लाइन के जरिए आनंद राठी से कमोडिटी एंड करेंसी डायरेक्टर नवीन माथुर भी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया चीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे भी सवाल कच्चे तेल पर ही होगा। जिस तरह से एक तेजी दिख रही है, आज तो रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं कच्चे तेल में, आपका क्या व्यू बन रहा है सर, और कितनी रफ्तार यहाँ पर और देखने को मिल सकती है क्रूड में? Definitely, जैसे सुगंधा ने कहा, I think the markets are positive for crude oil. Couple of fundamental reasons are prominent. Russia, Ukraine, the OPEC has not changed their supply or the output increase for more than 400,000 barrels a day in April. So that is another deterrent. The geopolitical tensions are building up, मतलब कि रशिया एंड यूक्रेन में जो बिल्टअप हो रहा है उसकी वजह से फंडामेंटली बहुत बड़ा कारण है क्रूड को और पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर के तेजी में। दैट्स व्हाई वी हैव सीन द प्राइसेस मूविंग अप फ्रॉम $75 $80 लेवल a month or 2 months back to approximately $115 $120. I think the overall trend still remains quite positive for crude oil, particularly जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं और जो एक फियर जो स्टोक हो गया है पर्टिकुलर रशिया एंड यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, सो तेजी का रुख लगता है कि जारी रहेगा। आई मीन $121 is what the crude oil, the Brent also touched some time back. So I think although we are nearing latest highs, last high was $147 per barrel in July 2008 when the subprime crisis happened. But at the same time मुझे लगता है ये कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज जो होती हैं उस पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स का फर्क पड़ता है। उसका अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो मार्केट प्राइसेस में दबाव आता है। But I would say that as per what Mr. Powell, the Fed chairman, has said yesterday, they would be nimble in responding to the incoming data, and therefore I don't think so that the hawkish stance, which was expected at 50 basis points, would be now taken in the March meeting. So maybe 25 basis points or even less than 25 basis points can be something which can be looked into. Inflation is a concern, और वो पर्टिकुलरली क्रूड की वजह से ही बन रहा है। रॉ मटेरियल कॉस्ट बेस मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर में काफी हाई है। एल्यूमिनियम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो ओवरऑल जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है वो भी एक पैरामाउंट कंसर्न है जिसका हमें मद्देनजर रख के आगे ट्रेड करना पड़ेगा। पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर किसी को क्रूड MCX में ट्रेड करना है फॉर द मार्च कॉन्ट्रैक्ट इंट्राडे, buy on the dips around 8,600 levels, stop loss 8,510 or 500 levels, and target at around 8,800. Hello. बिल्कुल, तो ये लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। बट अब नवीन जी, आपसे जैसा कि सुगंधा भी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अगर शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से बात करें तो क्या लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? 118 का लेवल तो हम आज ही देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में करीब 6 से 7% तक की तेज़ी यहाँ पर देखी गई है। कुछ एनालिस्ट से बात कर रहे हैं वो 120 150 के लेवल्स पहले ही सुझा चुके थे। आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर?
अगर आप यूएस क्रूड की बात करें तो मेरा मानना यह है कि जो कि भाव अभी WTI क्रूड की बात कर रहा हूँ, जो कि अभी तकरीबन $105-106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ जो लेवल्स हैं वो तकरीबन 110-111 का सपोर्ट लेवल होगा और ऊपर की तरफ 120-121 would be the resistance level. So if it breaks those kind of levels, then we might see even $135 in few days to come. But at the same time, I will not be very sure that the crude would sustain at those levels, although the economies are opening up. But I'm not sure that whether the crude would be able to sustain. So overall, the trend looks to be on a long-term basis to sustain at around $90 to $195. But it is just pure as of now. The news-based activity on which the markets are trading for the energy. And for energy reasons, we are seeing the negative impact on the equity markets too. राइट। चलिए, इस बीच ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल भी हमारे साथ जुड़े। भाविक, एक बार आपका भी टेक्निकल व्यू लेना चाहेंगे। अगर 8600 की बात करें तो उसके ऊपर क्रूड टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? किस तरह के ट्रेड की आप राय देंगे? गुड मॉर्निंग। आई थिंक WTI अगर हम देखें तो अभी 114 के करीब है, जो लास्ट हमने देखा था नवंबर 2010 में। और अगर 114 के ऊपर अगर वो सस्टेन कर पा रहा है तो नेक्स्ट इनफैक्ट रेजिस्टेंस आ रहा है या नेक्स्ट टारगेट वी कैन से इट इज़ कमिंग अराउंड 135। तो ओवरऑल बहुत ही बेरिश बुलिश है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, फ्यूचर में आई थिंक थोड़ा रिस्की ज़रूर है ट्रेड करने के लिए। तो आई वुड एडवाइस के विया ऑप्शन ही ट्रेड करना चाहिए। और आई थिंक 8700 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन 17 मार्च का, वो अराउंड 616 चल रहा है। तो आई थिंक थोड़ा डिप आता है अराउंड 580। तो आई वुड रिकमेंड के 580 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 700 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 480 का। और मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट क्रूड प्राइसेस में हमें आगे जाके भी एलिवेटेड लेवल्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इट इज़ बैक बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़। ये जो है ये स्पेक्युलेटिव नहीं है, अच्छी फंडामेंटल फैक्टर्स है। उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आगे जाके भी एटलीस्ट WTI है वो 135 के करीब आ सकता है। ओके, ऑलराइट। नवीन जी, जाते जाते एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। क्रूड पर तो आपने आपका व्यू शेयर किया, लेकिन बुलियन मार्केट पर आपकी क्या राय बन रही है? इस माहौल में ये तेजी कितनी टिकाऊ लग रही है आपको? ये भी आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा वे कर रहे हैं बुलियन पे, और अगर आप देखें तो हमेशा से बुलियन एक रिस्क अवर्स एसेट क्लास रहा है, और रिस्क अवर्स एसेट क्लास के चलते श्योरली जो करंट हालात हैं, जो सिचुएशन है, उसकी वजह से पॉजिटिव इफेक्ट बुलियन सेक्टर में आया है। गोल्ड डेफिनेटली हैज परफॉर्म पिछले 1-1.5 साल से देखिए, except for 2020 August when it touched an all-time high in dollar terms at around $2,080, $75, एंड इंडियन मार्केट्स में तकरीबन 56,200 तक के भाव हमने देखे थे अगस्त 2020 में। उस टाइम हालात कोविड की अनसर्टेनिटी की वजह से, इकोनॉमी शट डाउन, लॉट मेनी थिंग्स वर अनसर्टेन, तो तेजी एक मिली थी बुलियन सेक्टर में। आज की डेट में देयर आर टू फंडामेंटल रीजंस फॉर गोल्ड प्राइसेस टू मूव अप. One is definitely the geopolitical tensions, the impact on the economy therefore, and at the same time the inflationary concerns. So inflation के चलते जो hedge करना चाहते हैं अपना portfolio, gold is one of the best suited asset classes for that reason, and therefore the investment demand has come up. The SPDR Gold ETF also has increased the holdings, has seen the increase in holdings from 950 tons to approximately 1,000 plus tons. So means I think overall trend जब तक ये geopolitical tensions बरकरार रहेंगी, जब तक कोई हल या solution नहीं निकलेगा, the outlook on bullion and particularly gold looks positive. So even for the trading, if somebody wants to trade in gold April contract को जो अभी तकरीबन 51,250 के आसपास चल रहा है, डिप्स पे बाय करना चाहिए
51-100 के आसपास। मानना ये है कि स्टॉप लॉस जरूर लगाइए कि ट्रेड वॉलेटाइल है, मार्केट वॉलेटाइल है, तो स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा 50,720 के आसपास, एंड जो टारगेट्स हैं वो तकरीबन 51,380-400 के देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन, और बुलियन मार्केट पर और क्रूड पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सेगमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। इस बीच हम देख रहे हैं कि मेटल में भी तेजी जारी है, और कॉपर, जिंक, निकेल, एल्युमिनियम चारों ही मेटल्स में अच्छा कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुगंधा, आपसे समझना चाहेंगे मेटल स्पेस में क्या व्यू बन रहा है आपका? हालांकि यहाँ पर भी उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन इस माहौल में आपको कोई स्पेस है जो कि पसंद आ रहा है स्तरों पर खरीदारी करने के लिहाज से? क्या व्यू बन रहा है आपका ओवरऑल? पूजा, मैं निकल और एल्यूमिनियम को प्रेफर करूंगी, बिकॉज ये जो टेंशन चल रही है रशिया के साथ, ये काफी ज्यादा सपोर्टिव है निकल और एल्यूमिनियम के प्राइसेस के लिए। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक भी यही मेंटेन किया था, बिकॉज रशिया इज अ की प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम एज वेल एज अ की प्रोड्यूसर ऑफ निकल आफ्टर इंडोनेशिया। सो यहाँ से सप्लाई हर्ट होने की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस बने हुए हैं, और सैंक्शंस भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है रशिया पे। सो एल्यूमिनियम और निकल के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव फैक्टर है। सो मैं एल्यूमिनियम में बाइंग प्रेफर करूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 290, स्टॉप्स रहेंगे 287, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे फर्स्ट 295 एंड देन 298 एज वेल। इसके साथ साथ लॉजिस्टिकल चैलेंजेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं मार्केट में, ये भी काफी ज्यादा सप्लाई को अभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। निकल की बात करें तो 2007 की हाईज के आसपास प्राइसेस मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है निकल में भी मोमेंटम अभी काफी ज्यादा पॉजिटिव रहेगा। सो निकल में भी कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2025 बाइंग करके चल सकते हैं, और हमारे स्टॉप्स रहेंगे 2000, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 2095 फर्स्ट, और आने वाले दिनों में 2130 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो एल्यूमिनियम और निकल में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करें। ठीक है, तो एल्युमिनियम और निकल यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाने की राय दी गई है। कुछ एग्री कमोडिटीज पर भी नजर डालें तो वहां पर भी रूस यूक्रेन के बीच का जो टेंशन है वो दिखाई दे रहा है क्लियरली, और ऐसे में कुछ एग्री कमोडिटी पर नजर डालें तो कॉटन, यहाँ पर भी एक तेजी बनी हुई है। मजबूत मांग के चलते एक सपोर्ट मिल रहा है कॉटन प्राइजेस को भी, और लगातार एक तेजी का ट्रेंड हम कॉटन प्राइजेस में भी यहाँ पर देख सकते हैं। भाविक, आपसे सवाल होगा, कॉटन में क्या राय बन रही है आपकी? आई थिंक कॉटन में भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर अगर डोमेस्टिक प्राइसेस देखें तो इनफैक्ट 67% हाई है, और जो लेटेस्ट रिलीज जो कॉटन आउटपुट का है वो भी एक्चुअली लास्ट ईयर से 5 या 6% लेस एक्सपेक्टेशन है। गवर्नमेंट ने कट किया है कॉटन प्रोडक्शन कंट्रीज का, जो 340 लाख बेल्स है जो पहले 362 लाख था। और अगर यूएस से भी देखें तो यूएस में भी अगर प्रोडक्शन देखें तो उनका भी 120.96 मिलियन से अभी एक्सपेक्टेशन कम होकर 120.15 मिलियन हो गया है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कॉटन इट इज़ अ गुड काउंटर बाय ऑन डिप्स के लिए। तो जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो 37,000 के करीब आता है तो आई वुड रिकमेंड लॉन्ग फॉर टारगेट ऑफ 37,800, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 36,500 का। आई थिंक जब तक 36,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक एटलीस्ट ये काउंटर में शॉर्ट अवॉइड करना चाहिए, और एनी डिप्स बाय की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। तो कोई भी डिप आता है, बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है जब तक 36,500 के नीचे नहीं जाता। एक तेजी का जो ट्रेंड है वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है कॉटन में। भाभी की एक और स्पेस है गेहूं, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड स्तरों पर गेहूं के दाम इस वक्त पहुंच चुके हैं। शिकागो गेहूं फ्यूचर्स 1110 सेंट के करीब हैं, और हफ्ते भर में ही अगर हम देखेंगे तो गेहूं के दाम में 20% तक की बढ़त यहाँ पर देखने को मिलती है, और आज भी कीमतों में करीब 5% की मजबूती देखी जा सकती है। गेहूं पर क्या व्यू बन रहा है आपका भाविक? आई थिंक यूक्रेन अगर देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वो और रशिया प्रोडक्शन कर रहा है गेहूं की, तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सप्लाई ज़रूर से डिस्टर्ब होता है। और आई थिंक मुझे लग रहा है कि जब तक रशिया और यूक्रेन का जो मामला है वो इनफैक्ट नॉर्मल नहीं होता तब तक एटलीस्ट वर्ल्ड में हमें जो वीट है उसकी थोड़ी बहुत लो
इन्वेंट्रीज लो रहेगी, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी प्राइसेस एटलीस्ट यहाँ से 15 to 20% आएंगे। आई थिंक गवर्नमेंट है वो थोड़े स्टेप्स ज़रूर से लेंगे, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ हमारे कंट्रीज़ के लिए, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे कंट्रीज है वो सारे इंपोर्ट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वैसे भी आई थिंक डिस्टर्ब होने वाला है। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 10% की अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ओके, तो यहाँ पर भी एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है। इस बीच आपको एक व्यू पाम तेल पर भी बता देते हैं। पाम तेल की भी जो तेजी है वहाँ पर भी एक लगातार जो उसकी रफ्तार है वो बनी हुई है। मलेशियन पाम ऑयल फ्यूचर्स 7,108 रिंगिट तक पहुंच चुका है और नई ऊंचाई पर इस वक्त ये तेल कारोबार कर रहा है। ब्लैक सी एरिया से सप्लाई बाधित होने से ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस पर और ज्यादा व्यू भी ले लेते हैं और इस वक्त हमारे साथ सनविन ग्रुप के CEO संदीप बजौरिया जी मौजूद है। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आपसे व्यू लेना चाहेंगे एडिबल ऑयल्स पर। ये जो तेजी दिख रही है, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट से बात करें, इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट से बात करें, तो कितना पेनफुल होगा एडिबल ऑयल में इतनी तेजी आना? देखिए, ये हमारे हाथ की बात नहीं थी। ये तो रशिया यूक्रेन में जो हुआ, इससे वीट और आपका कॉर्न और क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल, क्रूड ऑयल देख रहे हैं $90 से 114 हो गया, 25% क्रूड ऑयल बढ़ गया, उसी तरह 25% कॉर्न बढ़ा, वीट बना और सनफ्लावर ऑयल बढ़ गया, बिकॉज वर्ल्ड का 80% सल्फर ऑयल रशिया यूक्रेन से एक्सपोर्ट होता है। और सनफ्लावर ऑयल को देखे देखे थोड़ा पाम सोया भी पीछे भाग गए हैं और वो भी बढ़ गए हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये थमना शुरू हो गया है। आज थोड़ा हमने देखा इंडोनेशिया से मार्च का सेलिंग का प्रेशर था और कल जो $2,050 मार्च का CPO का भाव हो गया था वो आज $1,970-75 में सेलर है और थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है इसको लेके, बिकॉज इतनी ऊंची कीमतें जो है वो 5% डिमांड को घटा दी है और इंडिया के पास 30 से 45 दिन का स्टॉक है और मस्टर्ड सीड रेपसीड की अराइवल्स है मार्केट में, तो हमें इतनी अभी कोई चिंता की बात नहीं रह गई है और वी कैन वेट। पाम का प्रोडक्शन अगले 2 महीने में बढ़ जाएगा, उससे पाम की सेलिंग और बढ़ेगी एंड अर्जेंटीना ब्राजील में भी जैसे क्रशिंग बढ़ जाएगी मार्च ऑनवर्ड से, अप्रैल ऑनवर्ड से, तो वो सोयाबीन का सप्लाई भी हमें मिलता रहेगा। तो जो बहुत एफ्लुएंट लोग हैं वो सनफ्लावर खाएंगे, जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लोग हैं सनफ्लावर से स्विच होकर पाम और सोया पे आ जाएंगे, तो वो दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक वर्स्ट सिनेरियो जो हमारे सामने था एक बार वो ओवर हो चुका है और अभी चीज़ें स्टेबल हो रही है और कंज्यूमर को अभी फ्लो मिलता रहेगा और थोड़ा डिमांड भी डिस्ट्रक्शन होने से थोड़ा प्राइस स्टेबलाइजेशन हो गया है। ऑलराइट, चलिए चर्चा तो आगे काफ़ी सारी करनी थी लेकिन समय की थोड़ी कमी है संदीप जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए और अपना व्यू शेयर करने के लिए। फिलहाल उठापटक काफ़ी हो रही है कमोडिटी मार्केट में भी, समय की थोड़ी कमी है इसलिए चर्चा को यहीं ख़त्म करना होगा, लेकिन हमारी नज़र बनी रहेगी और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। भाविक आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुगंधा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए इटीना स्वदेश को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए खबरों